सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी जो पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 30 यानी गवर्नर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। एसएससी, स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी, ये सबको कवर करती सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट में एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन, मतलब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंटली काम करने का क्या मतलब हो, जो विधानसभा है उसके कंसल्टेशन के बिना। ठीक है, कब कर सकता है? गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब एक सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करनी होती है तो उस टाइम पर जो गवर्नर है यह उसका डिस्क्रिशन यानी कि विवेकाधिकार होता है जिससे वो फैसला लेता है। उस टाइम पे उसके पास में कोई सरकार है ही नहीं जो उसको क्या देगी, सलाह देगी। ठीक है, तब उसको उस टाइम पे किसी से भी कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आपको याद होना ही होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए बुलाता है गवर्नर, तब उसका वो डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, टू टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टू रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये? आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 201, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दोनों आर्टिकल्स को एक बार रीड भी कर लेना। टू सेंड बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन, सही बात है भाई, एक बिल है वो विधानसभा में पास हो गया, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उससे भी पास हो गया, तो वो जो बिल है विधानसभा और विधान परिषद में पास होने के बाद में किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास में जाएगा। ठीक है, अब जो गवर्नर है उसके पास में ये पावर होती है कि एक बार वो उस पर्टिकुलर बिल को क्या कर सकता है? रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, यानी कि पुनर्विचार के लिए, विचार करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तब उस टाइम पर विधानसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब कि जो विधानसभा है हमारी और जो विधान परिषद है उसके मिला के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो थोड़ी ना उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई तुम इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजो, क्योंकि उनकी सहमति के बाद ही तो वो बिल जो है दोनों हाउसेज में पास हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम पे गवर्नर का क्या होगा? अपना खुद का डिस्क्रिशन होगा, विवेकाधिकार होगा, जब वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इज मैंडेटेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 155। इसको आप रट्टा मार लो कि आर्टिकल 155 के तहत ही गवर्नर को के अपॉइंटमेंट का क्या है, एक प्रावधान किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था 2 क्वेश्चन पहले, तो वो जो है यहाँ पे आपको उसका जवाब भी मिल गया, आर्टिकल 200 है। अब आपका काम क्या है? आपको आर्टिकल 201 को एक बार रीड करना है एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ऑर्डिनेंस वो कब ला सकता है? आर्टिकल 213 के तहत वो ला सकता है। कब ला सकता है? जब लेजिस्लेचर का रिसेस हो, यानी कि विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है, इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, आप उनको रेफर करें। आपको ऑर्डिनेंस क्या होता है, और ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट लेके आता है उसके लिए होता है आर्टिकल नंबर 123, और जो गवर्नर लेके आता है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है उसके लिए होता है 213। ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गवर्नर्स इन द इंडियन स्टेट। अब ये क्वेश्चन जो है उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था, अभी भी आप एक बार देख सकते हो कि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र रहे हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल रही हैं। ये तो काफ़ी फेमस हैं ही, क्योंकि आनंदीबेन पटेल उससे पहले क्या थी, ये गुजरात की सीएम भी रही हैं। वेस्ट बंगाल के सत्यपाल मलिक रहे हैं। ठीक है, सत्यपाल मलिक भी काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, और जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब आप लोग मुझे याद करके बताओ कि उस टाइम पे कश्मीर का गवर्नर कौन था। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया एक। ठीक है, नोट कर लो इसे होमवर्क को। तो गुजरात के फागू चौहान हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक जो हैं ये क्या थे, ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान के कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, ये बिल्कुल ठीक है। गुजरात के फागू चौहान थे या नहीं थे, आपको आंसर तो पता चले गया कि नहीं थे। तो फागू चौहान कहाँ के गवर्नर रहे हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर होता है। ये भी हमने कई बार बात करी है कि एक चीज होती है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, या तो सीएम होता है या फिर पीएम होता है। ये मैं सही बोल रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो गवर्नर होता है, किस पे, स्टेट लेवल पे। और सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल पे। ठीक है, और जब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे वो कौन होता है, पीएम। स्टेट लेवल पे कौन होता है, सीएम। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक राज्य के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, विच कमीशन सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ऐसा कहा गया था सरकारीय कमीशन के द्वारा। ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि गवर्नर यदि उसी राज्य का होगा तब एक बायसनेस हो सकती है, तो इसी वजह से गवर्नर किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। अब मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि लेट से हम एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब का। ठीक है, तो जब हम पंजाब का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक टाइम पे पंजाब में क्या बहुत बढ़ गई थी, इंसर्जेंसी। तो जब पंजाब में इंसर्जेंसी बढ़ी उस टाइम पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो, प्रो इंसर्जेंट्स हो जाए। ठीक है, प्रो सेपरेटिस्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। किस लिए हो सकता है, या तो उसके खुद के सेंटीमेंट्स ऐसे होंगे, या फिर टू गेन दी वोट्स, चुनाव जीतना है तो उसके लिए दे कैन बी प्रो सेपरेटिस्ट। अब एक व्यक्ति जो पंजाब का ही है उसको यदि हम गवर्नर बनाते हैं तो क्या चांसेस हो सकते हैं, भले ही उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, उसके बावजूद भी ये चांसेस हो सकते हैं दैट ही ऑल्सो हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सेपरेटिस्ट। ठीक है, तो पंजाब का व्यक्ति ही यदि गवर्नर बनेगा तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है सेपरेटिस्ट के प्रति। तो इसी वजह से आप क्या चाहोगे कि हम क्या कर दें, हम बंगाल के किसी व्यक्ति को गवर्नर बना दें पंजाब का। तो उससे क्या होगा, बंगाल का व्यक्ति जो है उसका सेपरेटिज्म के प्रति, पंजाब में जो सेपरेटिज्म की भावना चली है उसके प्रति कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो इस वजह से उसके जो डिसीजंस होंगे उनमें बायसनेस के चांसेस कम होंगे, प्री कंसीव्ड नोशंस कम होंगे, प्रीजुडिसेस कम होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सरकारीय कमीशन ने ये रिकमेंडेशन क्यों दी थी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। जो गवर्नर के ऑफिस की शपथ होती है उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब कौन उसको शपथ दिलवाता है। तो शपथ कौन दिलवाता है, उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। ये सही है। ही हैज पावर
टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह है स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक आर्टिकल चाहिए होता है हमको, आर्टिकल नंबर 169। तो ये आपका होमवर्क है कि यू हैव टू रीड वंस आर्टिकल नंबर 169, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। When the same person is appointed as a governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine। एक ही व्यक्ति है, ठीक है, वन गवर्नर, उसको क्या किया गया, स्टेट 1 एंड स्टेट 2 दोनों का गवर्नर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो सैलरी आएगी स्टेट 1 वाली भी आएगी, स्टेट 2 वाली भी आएगी, ठीक है। तो जो उसके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होंगे अमंग एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन सच प्रपोर्शन, जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सिंपल है, याद रखो इसको। डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी कि जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं जो दी जाती हैं गवर्नर को एक राज्य के, उसमें क्या आता है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, कॉमा लगा के, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी बात हमने ऊपर भी करी थी, आर्टिकल नंबर 200, है ना। फिर है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाता है उस टाइम पर गवर्नर के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जा सकती है राष्ट्रपति को, किस चीज़ की, कि यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। तो वो आर्टिकल 356 के इम्पोजिशन के लिए जो रिकमेंडेशन भेजी जाती है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो भी उसका डिस्क्रिशन होता है, सरल सी बात है, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाई गवर्नर इज नेसेसरी बाई द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है गवर्नर के द्वारा वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत लाया जाता है। और जब वो ऑर्डिनेंस लेके आया और उसको ऑर्डिनेंस के तहत कुछ काम कर लिया गया कुछ महीने के लिए, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने का जब भी सेशन चालू होगा, किसका, विधानसभा का सत्र चालू होगा, उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर जब विधानसभा का सत्र चालू हो गया है, क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा विधानसभा में। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यह भी ठीक है। इज द हेड ऑफ स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर, एक राज्य है उसकी जो कार्यकारी शक्ति है उसका वो क्या होता है, प्रमुख होता है। नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या है, द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन नॉट बी स्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और एनी एक्ट, बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट को भी स्यू किया जा सकता है और गवर्नर को भी किया जा सकता है, यानी स्यू का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट को थोड़ी बहुत छूट होती है वो आर्टिकल 361 के तहत मिलती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पे क्या होता है, 2 तरीके के मुकदमे हो सकते हैं, एक तो क्रिमिनल केस हो सकता है या फिर किसी के ऊपर एक सिविल मैटर हो सकता है। तो यदि क्रिमिनल मैटर है तब जो प्रेसिडेंट है उसको सजा नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, क्यों, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई वो उस पद पे बैठे हुए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल लॉज का कोई वायलेशन होता है तो उनको स्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो एब्रप्टली ये कह देता है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को स्यू किया ही नहीं जा सकता, मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, तो यह बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड द गवर्नर मे बी डिसमिस्ड फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स डन, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, गवर्नर को डिसमिस यानी कि बर्खास्त किया जा सकता है यदि उन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य किया है, तो बिल्कुल ठीक है। गवर्नर सैलरी एंड अलाउंसेज आर गिवन बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, भाई गवर्नर एक पर्टिकुलर राज्य में होता है तो उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्यों पैसा मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की संचित निधि से पैसा मिलेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं, उनको हम देखते हैं।
नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यही बात मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर, है ना, कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नर है या प्रेसिडेंट है तो उसके प्रेसिडेंट या गवर्नर रहते हुए उसके ऊपर क्या नहीं हो सकता, आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे राज्य के गवर्नर हैं, कोई मान लेते हैं हम किसी भी राज्य के गवर्नर हैं, ए राज्य के गवर्नर हैं, ठीक है, और उनका नाम है एक्स। अब एक्स कौन है, गवर्नर साहब हैं। इन गवर्नर साहब ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। तो जब तक ये व्यक्ति गवर्नर हैं, क्या इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं? नहीं चल सकती। यानी अगर आपने मर्डर कर दिया है, मतलब आप मर्डर करना चाहते हो, तो गवर्नर बन जाओ। गवर्नर बनने के बाद में जब तक आप गवर्नर बने रहोगे तब तक आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो नहीं सकती, और फिर आप केंद्र सरकार से सेटिंग कर लो, मतलब एक ऐसा जुगाड़ जिसमें ऐसा हो जाए कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती आप गवर्नर ही बने रहोगे, तो आपके ऊपर कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी ही नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक समझने के लिए एग्जाम्पल है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होगी कि वो क्या करें, उस व्यक्ति को डिसमिस करें फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस व्यक्ति को गवर्नर के पद से हटा ही सकती है, और जब वो हटाएगी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू हो जाएगी। लेकिन यदि नहीं हटाया है तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जो इमोल्यूमेंट्स यानी कि उसका जो वेतन है, अलाउंसेस यानी उसके जो भत्ते हैं, किसके, एक राज्य के गवर्नर के, उनको जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में, तब तक उनको क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू होम इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल, प्रेसिडेंट। तो एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, वही हटाता है उसको। हु रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस, गवर्नर। और भी लोग हो सकते हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन गवर्नर तो है ही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता, गवर्नर का सीधे रिमूवल होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जो पोस्ट है वो बहुत पावरफुल पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसको जब चाहे आप आराम से हटा सकते हो, केंद्र सरकार की मर्जी होगी तो। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, सरोजनी नायडू थी। 13 Feb सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ सरोजनी नायडू। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल यूपीएससी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा है, तो दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द फ्यूचर। और वैसे भी विमेन टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किसके लिए, यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा, मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट स्टेट का गवर्नर नहीं करता, कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। द मेन फोर्स फॉर्मिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज सेक्रेटेरिएट। एक मेन फोर्स जो प्रिंसिपल्स बनाती है, यानी राज्य के कार्य की प्रक्रिया के सिद्धांतों को बनाने वाले मुख्य शक्ति सचिवालय होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्लास है गवर्नर वाली ये समझ में आई होगी, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, तब भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स दे पाऊँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। आपका जो अच्छा रिस्पॉन्स है वही हमको मोटिवेट करता है इस तरीके की सीरीज़ को लेके आने के लिए, ठीक है। ऑल दो सीरीज़ फ्री में चल रही है, तो इस वजह से कई बार स्टूडेंट जो हैं कम वैल्यू करते हैं, बट जितने भी लोगों ने ये वीडियोस देखे होंगे यू नो कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट रिच वीडियोस हैं, ठीक है। सारे PYQs को डिस्कस करना और उसके साथ में वैल्यू एडिशन भी करना, ये आपको पेड कोर्सेज में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो सो प्लीज़ टेक द क्लासेस सीरियसली और आप हमें भी मोटिवेट करो ताकि हम इस तरीके की सीरीज़ को कंटिन्यू रखें।